ये एक चैलेंज का पैगाम था जिसमें ईरान के पीछे हटने का कोई इशारा दिखाई नहीं देता। जो मुश्तबा खामनाई हैं वो कोमे में हैं, उनकी एक टांग एम्पुटेट हो चुकी है। नेतन्याहू जो है वो भी जहन्नुम वासिल हो चुका है। सिर्फ फिजाई हमलों से अमेरिका ये जंग जीत नहीं पाएगा और जमीनी फौज भेजने के लिए ना अमेरिकी सियासतदान राजी हैं ना अवाम। लोगों का कंसेंसस डेवलप करने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। गुज़िश्ता 48 घंटों में अमेरिका में 2 हमले हो चुके हैं। शूटर जो है उसको अमेरिकी नेशनल गार्ड का साबिक रुकन कहा जाता है। गवाहों का कहना है कि इसने फायरिंग करने से पहले अल्लाह अकबर का नारा भी लगाया। एक मेरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट और इजाफी जंगी जहाज़ों को मशरिक़ वुस्ता मुंतकिल करने का हुक्म जारी किया गया है। तो हुजूर ये हमले कैसे हुए, इनकी तफसीलात क्या हैं, क्या इनको मुसलमानों से जोड़ा जा रहा है, क्या ये फॉल्स फ्लैग थे, क्या इसको बेसिस बनाकर मरीन्स को भेजा गया है, क्या इसका मतलब यह है कि जंग अभी रुकने की नहीं है, क्या अमेरिका ज़मीनी फौज भेजेगा, इसका क्या नतीजा निकलेगा। ग्लोबल सर्च पॉडकास्ट और डॉक्टर नासिर बेग के साथ अभी खिदमत में हाजिर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई, उन्होंने अपना पहला बयान जारी किया जिसमें उन्होंने इस बात का, इस अज़्म का इआदा किया है कि वो इंतकाम लेंगे। अब ये जो उनका बयान है वो खुद तो सरकारी तौर पर टेलीविज़न पर नहीं आए, बल्कि ये पैगाम उनका सरकारी टेलीविज़न पर पढ़कर सुनाया गया। खामनाई ने अपने खलीजी पड़ोसी जो हैं उन पर भी जोर दिया कि वो अमरीकी अड्डों को बंद कर दें और उन्होंने कहा कि आबनाए हरमुज़ बंद रहेगा और ईरान हर हमले का मुतनासिब जवाब देगा। कोई हैरत की बात नहीं है, ये एक चैलेंज का पैगाम था जिसमें ईरान के पीछे हटने का कोई इशारा दिखाई नहीं देता। दरहकीकत इसराइली और अमरीकी हमलों में मज़ीद शिद्दत आ रही है, जिनमें हलाकतों की तादाद मज़ीद बढ़ती जा रही है। रेड क्रिसेंट का कहना है कि 1300 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, लेकिन ये वही फिगर है जो कई दिनों से मैं आपको बता रहा हूँ, इसको अभी तक अपडेट नहीं किया गया। तो अपडेट होगा, मुझे लगता है कि हलाकतें इससे ज़्यादा हो गई होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा तेज़ी से वो तशवीश में मुब्तला है और कहता है कि पूरे ईरान में कोई 32 लाख अफराद जो हैं वो अब तक वो बेघर हो चुके हैं। और ईरान के सुप्रीम लीडर के पहले बयान के घंटों बाद ही इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू जो है उसने भी जंग के शुरू होने के बाद पहली मरतबा अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसने कहा कि जी इसराइल जंग जीत रहा है, लेकिन उसने ये भी इशारा दिया कि सिर्फ फ़िज़ाई हमले से हुकूमत को गिराना काफ़ी नहीं होगा। और फिर जब वो बोल रहा था तो उस वक्त बड़े इसराइली शहरों में सायरन बज रहे थे जिसमें तबाही की मज़ीद इत्तलात भी मौजूद थी। अच्छा, अब इन दोनों रहनुमाओं से बात शुरू करने का एक मकसद था। इन दोनों रहनुमाओं की जब ये इन्होंने बातचीत भी की है, एक ने अपना पैगाम पहुंचाया है और एक खुद आया है और आके उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इन दोनों रहनुमाओं की मौत की खबरें गर्दिश कर रही हैं गुज़िश्ता कई रोज़ से। एक अफवाह ये कहती है कि जी जो मुश्तबा खामनाई हैं वो कोमे में हैं, उनकी एक टांग एम्पुटेट हो चुकी है और ये उनका बचना मुश्किल है कि वो भी उसी कंपाउंड में थे जिसमें आयतुल्लाह अली खामनाई थे। और ये कि बहुत सी खबरें हैं और ये एक खबर ये आ रही थी और ये एक अफवाह थी। और दूसरी एक और अफवाह जो है वो ये दावा कर रही है, कई दिनों से कोई ना कोई खबर आ जाती है कि नेतन्याहू जो है वो भी जहन्नुम वासिल हो चुका है और उसका जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो उसका वीडियो खिताब है, उसकी लोग उसकी तस्वीर भेज रहे हैं, उसकी वीडियोज़ भेज रहे हैं जिसमें किसी जगह पर दिखाया जाता है कि वो हाथ उठाता है तो उसके एक हाथ की 5 की जगह 6 उंगलियां आ रही हैं, दूसरे हाथ की ना जाने कितनी आ रही हैं, दांत ना जाने कितने हैं, किसी जगह पर दांत गायब हो जाते हैं। अब ये सारी की सारी कहानी क्या है? क्या ये अफवाहें किस तरफ को लेके जा रही हैं, किस तरफ को क्या मामला हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। और मैं आपको सच बताऊं तो मैं जब ये आप लोगों के साथ बात करने के लिए रोज़ाना मैं कंटेंट निकाल रहा होता हूं तो एक ब्रेन फॉग हो जाता है। इतनी इन्फॉर्मेशन है कि कुछ समझ नहीं आती कि क्या बात बताई जाए और क्या बात ना बताई जाए और कौन सी बात तस्दीक शुदा है और कौन सी बात नहीं है। तो ये जैसा कहा जाता है कि फर्स्ट कैजुअल्टी ऑफ वॉर जो है
वो ट्रूथ होता है, सच्चाई सबसे पहले मारी जाती है किसी भी जंग में। तो ये खबरें बहरहाल, अब इसमें क्या हकीकत है क्या नहीं है मुझे इल्म नहीं है इस बात का, लेकिन फ़िलहाल जो खबरें मैंने जितनी भी तस्दीक कर सका हूँ उससे मुझे ये पता चला है कि दोनों लीडर्स हयात हैं। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं तीसरे लीडर की तरफ, ट्रंपा साहब की तरफ। हमारे ट्रंप भाई साहब वो इसरार कर रहे हैं कि जी जंग जो है ना वो जल्द ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अमरीकी इंटेलिजेंस ज़राए इसके बरक्स तजवीज़ करते हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरानी हुकूमत के फौरी तौर पर गिरने का कोई ख़तरा भी नहीं है। एक जायजे के मुताबिक बड़े पैमाने पर हमला भी कर दे अगर अमरीका और इसराइल, उससे भी ईरानी हुकूमत को गिराने का इम्कान बहुत कम है। और ईरान का कहना है कि वो एक तवील जंग के लिए तैयार है। हमने आपको बताया था कि ईरान वॉर ऑफ अट्रिशन खेलेगा, वो लंबी खेल चलाएगा, क्योंकि ईरान के लिए थ्रेशोल्ड बहुत बहुत नीचे है। उससे सिर्फ इतना करना है कि उसने होल्ड करना है, बस, दैट इज ऑल। जबकि अमेरिका के लिए और इसराइल के लिए जाना, जाकर हुकूमत को गिराना, ये बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ आमना हरमूज बंद है, तेल $100 फी बैरल से ऊपर चला गया हुआ है, दुनिया एक तवानाई के बहरान को फेस कर रही है। इस जंग का कोई फौरी हल होता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हर रोज ये सवाल पूछा जाता है कि ये जंग रुकेगी या चलेगी। सिर्फ फिजाई हमलों से अमेरिका ये जंग जीत नहीं पाएगा, और जमीनी फौज भेजने के लिए ना अमेरिकी सियासतदान राजी हैं ना अवाम। तो अगर जमीनी फौज भेजनी है तो क्या करना पड़ेगा? तो सबको एक पेज पर लाना पड़ेगा, और सबको एक पेज पर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, जो कि अमेरिका में होते रहे हैं, जिसका इसराइल यानी कि CIA और मुसाद इसके पुराने पापी हैं, पुराने खिलाड़ी हैं। ये मैं तो कह ही रहा हूं, लेकिन मेरे से पहले ये बात टकर कार्लसन भी मान रहा है, और वो भी ये कह रहा है कि अकेले फिजाई हमलों से ये जीत नहीं पाएंगे, जमीनी फौज कोई भेजना नहीं चाहता, और लोगों का कंसेंसस डेवलप करने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अब बड़ी मजेदार बात है, क्योंकि गुज़िश्ता 48 घंटों में अमेरिका में 2 हमले हो चुके हैं। पहला मिशिगन रियासत में हुआ, जहां एक शख्स ने एक पिकअप ट्रक को एक इबादतगाह की दाखिली दरवाजे में घुसा दिया। घंटों बाद वर्जीनिया में एक और हमला हुआ, एक मुसल्लह शख्स ने एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक क्लासरूम में फायरिंग शुरू कर दी। दोनों हमलों के पीछे का मकसद क्या था, ये जानने के लिए वो कहते हैं कि हम अभी तहकीकात कर रहे हैं। वहीं पर पेंटागन में मुबैना तौर पर एक मेरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट और इजाफी जंगी जहाज़ों को मशरिक़ वस्ता मुंतकिल करने का हुक्म जारी किया गया है, क्योंकि ईरान के साथ वो कहते हैं ये जो जंग है ये हो सकता है कि तूल पकड़ता है। अब ये इकदाम जो है, जिसकी इतला वॉल स्ट्रीट जर्नल से लोगों को ज़्यादातर मिली है, तो वो कहते हैं कि ये ईरान की जानिब से आबनाए हरमुज़ में जो जहाज़ रानी पर हमले की मुहिम है उसका जवाब देने के लिए है कि जनाब हम ताकि ट्रैफिक को आबनाए हरमुज़ में बहाल कर सकें। तो उसके लिए उन्होंने अपनी मरीन्स को वहाँ पर भिजवाया, क्योंकि अभी तक ईरान जो है वो आबना हरमुज़ से ये एक स्ट्रेटेजिक आबी गुजरगाह जो है, इसके ज़रिए तेल के टैंकरों की आमदोरफ्त को मफलूज करने में अपने जो उसका एक हदफ था उसमें कामयाब हो रहा है। तो हुजूर ये हमले कैसे हुए, इनकी तफसीलात क्या हैं, क्या इनको मुसलमानों से जोड़ा जा रहा है, क्या ये फॉल्स फ्लैग थे, क्या इसको बेसिस बनाकर मरीन्स को भेजा गया है, क्या इसका मतलब ये है कि जंग अभी रुकने की नहीं है, मज़ीद ऐसे हमले हो सकते हैं क्या, और क्या अमेरिका ज़मीनी फ़ौज भेजेगा, इसका क्या नतीजा निकलेगा? आज के प्रोग्राम में सब पर बात करेंगे। तो हुजूर अगले 10 से 15 मिनट के लिए ध्यान ज़रा इधर, और अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए आगाज़ करते हैं। 2 पुरतशद्दुद हमले 2 मुख्तलिफ रियासतें और एक मुल्क जो एज पर है। गुज़िश्ता 48 घंटों में मिशिगन में एक इबादतगाह और वर्जीनिया में एक यूनिवर्सिटी में 2 वाक़यात होते हैं तशद्दुद के। मिशिगन में ये कहानी शुरू होती है, एक शख्स ने पिकअप ट्रक को सीधा टेम्पल इसराइल के जो एक सिनेगॉग है उसके दरवाजे में घुसा दिया, और जो अमेरिका की सबसे बड़ी इस्लाहशुदा यहूदी जमातों में से एक है। गाड़ी दरवाजे से टकराकर एक राहदारी में दाखिल हो गई। उस वक्त 140 बच्चे अंदर मौजूद थे। वो एक प्री स्कूल प्रोग्राम में शरीक थे, उसमें शिरकत कर रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड्स ने फौरी तौर पर मुश्तबा शख्स का सामना किया, उन्होंने फायरिंग की और उसे क्लासरूम्स तक पहुंचने से पहले रोक दिया। हमलावर की शनाख्त 41 साला एमन मोहम्मद गजाली के नाम से हुई है, जो लबनान में पैदा होने वाला एक नेचुरलाइज्ड अमेरिकन शहरी है। इसकी तफ्तीश अभी जारी है, और तफ्तीशकार कहते हैं कि जी इसके मकासद क्या थे इसकी हम अभी भी जांच कर रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक गजाली ने हाल ही में लबनान में एक इसराइली फिजाई हमले में अपने करीबी रिश्तेदारों को खो दिया था।
FBI तहकीकात की क़यादत कर रही है। हुकाम का कहना है कि इस हमले को यहूदी बरादरी के खिलाफ तशद्दुद का एक हदफशुदा अमल समझा जा रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारे ये कह रहे हैं जनाब कि ऐसा लगता है कि ये कोई एंटी सेमेटिक किस्म का एक हमला था, मुखालिफ था। वो कहते हैं कि जी हम हर एक लीड का पीछा कर रहे हैं और ये जो इबादतगाह के अंदर इनखला, उन्होंने कहा जी हमने तेज़ी से करवाया है, तमाम बच्चों को बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया, कोई अमला या बच्चा किसी किस्म की उनकी कोई शदीद ज़ख्मी होने की इत्तलात नहीं आई। ताहम इमारत में आग लगने की वजह से तकरीबन 30 कानून नाफिज करने वाले जो अफसरान हैं उनको धुएं की वजह से सांस लेने में मसाइल हुए, जिनका के इलाज जारी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें जनाब, तो उन्होंने बड़ी इस हमले की मजम्मत की और उन्होंने कहा है कि जनाब देख लीजिए कि इस मुल्क में यहूदियों के साथ क्या होता है, एंटी सेमेटिक वेव है और ये वो, उन्होंने बड़ी इस तरह की बात की। लेकिन हुजूर होता ये है कि जब आप बाहर आग लगाते हैं किसी के घर में तो वो आग कभी ना कभी आपके घर को भी पहुंच जाती है। जब आप बैरून मुल्क तनाज़ात को जन्म देते हैं तो आपके घर पर भी खतरात को जन्म दे सकते हैं। तो इस वाक़े के कुछ घंटों के बाद ही वर्जीनिया में एक मुसल्लह शख्स ने ओल्ड डोमिनियन यूनिवर्सिटी के अंदर एक क्लासरूम में फायरिंग की। एक शख्स हलाक हुआ, 2 दीगर जख्मी हुए। शूटर जो है उसको अमरीकी नेशनल गार्ड का साबिक रुकन कहा जाता है। बताया जा रहा है कि वो कोई साबिक रुकन था अमेरिकन नेशनल गार्ड का और तफ्तीश जो है वो जारी है, कार्रवाई जारी है। और इससे पहले वो कहते हैं कि जनाब ये कोई इस्लामिक स्टेट, जो इस्लामिक रियासत है, उसके वो जो उनके दहशतगर्द ग्रुप है उसको मदद फराहम करने की कोशिश करने का इसने एतराफ़ भी किया हुआ है बंदे ने। और गवाहों का कहना है कि इसने फायरिंग करने से पहले अल्लाह अकबर का नारा भी लगाया। लेकिन वो ज़्यादा दूर नहीं गया, क्लासरूम के अंदर मौजूद तलबा ने जवाबी कार्रवाई की, उसको ओवर पावर किया, उसको फायरिंग से रोक दिया और FBI इस वाक़े को दहशतगर्दी के अमल के तौर पर उसकी तहकीकात कर रही है। और लेकिन ये जुमेरात के तशद्दुद ने एक वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि जो बैरून मुल्क जंग है अब सिर्फ वहीं तक महदूद नहीं रहेगी, वो अमेरिका भी पहुंच सकती है और पहुंच रही है। सिक्योरिटी एजेंसियां खबरदार करती हैं जनाब अमेरिका में कि अमेरिका भर की कम्युनिटीज़ को अब एक बढ़ते हुए ख़तरे का सामना है और वो ख़तरा ख़त्म नहीं हो रहा। अच्छा, मैं ये आपको क्यों बताना चाह रहा था, इसकी वजह यह है कि इस पर पहले भी बात हो रही थी। टकर कार्लसन का मैंने आपको बताया, कुछ और सहाफ़ी हैं अमरीकी, वो ये बात कर रहे थे और हम खुद भी ये बात कर चुके हैं कि भाई होगा यही कि जब इनको ज़्यादा फ़ौज भेजनी होगी, ज़मीनी फ़ौज भेजनी होगी, तो इस किस्म का माहौल क्रिएट करेंगे, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करेंगे और फिर कोई एक बड़ा 9/11 जैसा। बल्कि बहुत से लोग तो बात भी कर रहे हैं कि शायद पहले ही ईस्ट कोस्ट पे हुआ था और अभी वेस्ट कोस्ट पे होगा और बहुत सी कहानियाँ हैं, मैं उनके ऊपर नहीं जाऊँगा। लेकिन दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल कि एक सीन क्रिएट किया जा रहा है, एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, जिस तरह आपको बार बार वो बता रहे हैं कि जी बाहर आग लगती है तो घर में पहुंचती है। तो ये दिस इज़ अ बिल्डअप कि जी ख़तरा है, यहाँ पर भी कुछ हो सकता है। इसमें तो कोई जानी नुकसान इतना नहीं हुआ, एक शख्स की हलाकत हुई है, लेकिन देयर इज़ अ लाइकलीहुड कि इसके ऊपर आगे लेके जाए। क्या इसको इस्लाम के साथ जोड़ा गया? बिल्कुल जोड़ा गया। क्या दोनों लोगों को इस्लाम मुसलमान बताया गया? बिल्कुल बताया गया। अल्लाह अकबर का नारा भी आया? बिल्कुल आया। तो जो ऑप्टिक्स है ना वो सारी की सारी पूरी दिखाई देती हैं मुझे। इसलिए मुझे ये लगता है कि ये मामला कुछ ऐसा ही। और फिर इसके फ़ौरन बाद ना एक ऐलान होता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी वज़ीर दिफा, जो कि अमरीकी वज़ीर जंग है बेसिकली, पीट हेग्सेथ, उन्होंने अमेरिकन सेंट्रल कमांड जो सेंटकॉम है उनकी जानिब से एक एम्फिबियस रेडी ग्रुप, उसके एक एलिमेंट और मुंसलिक मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है, जिसका हवाला 3 अमरीकी हुकाम ने भी दिया है। और एक एम्फिबियस रेडी ग्रुप ARG जो है उसमें आम तौर पर एक हमला आवर जहाज़ होता है, 2 ट्रांसपोर्ट डॉक्स होते हैं और एक सपोर्ट वेसल शामिल होता है, जो कम से कम तकरीबन आप समझ लीजिए 2,500 से 3,000 फौजियों पर, मरीन्स पर शामिल होता है और इसके अलावा सेलर्स भी होते हैं। और ये एक एम्बार्क्ड मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट इसे कहते हैं, MEU, उसको ले जाता है। इनमें से 2 हुकाम जो हैं उन्होंने बताया फर्दर आगे कि जो ARG एम्फिबियस हमला आवर जहाज़ है वो USS ट्रिपल के इर्द गिर्द मरकूज़ होगा, जो इस वक्त अभी जापान में अपने मामूल के अड्डे से मशरिक़ वस्ता की तरफ ऑलरेडी रवाना हो चुका है। एक मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट जो MEU होती है उसके एक इंतहाई वर्सटाइल यूनिट होती है, खुद कफील होती है, फौरी रद्द अमल की इसमें ताकत होती है, क़ुव्वत होती है, क्योंकि ये मरीन्स हैं, उनका काम ही है द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कहलाते हैं। एम्फिबियस हमला आवर हों और लैंडिंग जहाज़ों पर सवार
ये हर एमईयू में मुकम्मल तौर पर मरबूत फ़िज़ाई, ज़मीनी और लॉजिस्टिक्स के अज्जा होते हैं। इसके 4 अहम अनासर होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसका एक कमांड एलिमेंट होता है, पूरी यूनिट का हेडक्वार्टर के तौर पर वो ये काम करता है और एक ही कमांड को तमाम ज़मीनी, हवाबाजी यानी कि फ़िज़ाई, जंगी सर्विस सपोर्ट और फोर्सेस जो हैं उन पर कंट्रोल करने का इसका ये काम होता है। फिर इसके बाद ग्राउंड कॉम्बैट एलिमेंट होता है। ये एमईयू को इसकी अहम जंगी ताकत फराहम करता है। एक मेरीन इन्फेंट्री बटालियन के गिर्द इसको बनाया गया है और इसके साथ साथ इसको लाइट आर्टिलरी और एम्फीबियस गाड़ियाँ, इंजीनियर्स और जासूसी के असासे इसको तक़वियत देते हैं। फिर एविएशन कॉम्बैट एलिमेंट आता है। एसी में एक जामे मीडियम हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन में शामिल होता है, जिसमें मुख्तलिफ मॉडल्स और सलाहियतों के ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर शामिल होते हैं, हमलावर हेलीकॉप्टर और जेट तैयारे शामिल होते हैं, फ़िज़ाई दिफाई टीमें होती हैं और तमाम ज़रूरी ज़मीनी मुआवनत के असासे होते हैं। और चौथा होता है लॉजिस्टिक्स कॉम्बैट एलिमेंट, यानी एमईयू को मिशन के लिए ज़रूरी मुआवनत फराहम करता है, जैसे तिब्बी इमदाद, मोटर ट्रांसपोर्ट, सप्लाई आलात की देखभाल, खाना, मेडिसिन वगैरह सब कुछ इसमें शामिल होता है। अब ये जो एक एमईयू है, जिस तरह मैंने अब आपको बता दिया कि ये एक पूरा इसमें हवाई फ़िज़ाई हमला करने के भी होते हैं, एम्फीबियस इस तरह है कि पानी में तो लड़ेगा ही लड़ेगा, साथ साथ ये ज़मीन पर भी जा सकते हैं, मेरीन्स हैं। तो ये जो एक एमईयू है, इसमें जंग में वसी पैमाने पर ये सलाहियत लेके आता है और इसमें मुल्क के किसी के अंदर जाके अहदाफ को निशाना बनाने की इजाफी ये सलाहियत होती है। इंसान भी पेनिट्रेट करके जा सकते हैं और इसमें तैयारे भी शामिल होते हैं, जिनमें F-35Bs हैं और फिर समुद्री कंट्रोल के मिशन को ये अंजाम देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर ईरानी जो छोटी कश्तियां हैं उनका पीछा करना, और फिर इसके अलावा एम्बार्क्ड AH-1Z और UH-1Y हेलीकॉप्टरों के साथ साथ F-35Bs के ज़रिए भी ये सब कुछ किया जा सकता है। फिर इसके बाद एक हमलावर इसका जो सेक्शन है जो अटैक करता है, उसमें मरीन्स को अपने रोटरी विंग, उसके अंदर इनके पास हेलीकॉप्टर्स भी हैं, जहाज़ भी हैं, MB-22s हैं, CH-53S है, ये सब शामिल है। और एविएशन कॉम्बैट एलिमेंट को मिशन के मुताबिक ढाला जा सकता है, यानी कि उसमें डिफेंसिव भी है, ऑफेंसिव भी है, F-35s भी हैं और उसके अंदर रोटरी विंग में हेलीकॉप्टर्स भी हैं। और ये जो ग्रुप है ये साहिली लैंडिंग कर सकता है, एम्फीबियस लैंडिंग कर सकता है, लॉजिस्टिकल सपोर्ट कर सकता है। एक्सपीडिशनरी स्ट्राइक ग्रुप जो है ये पूरे फ्लोटिला को बनाता है और इसमें सतही जंगी स्क्वाड भी शामिल होते हैं जो जंग में अपनी एजिस सलाहियतें फराहम कर सकते हैं और मुतालबा पड़े तो ये टॉमाहॉक भी लॉन्च कर सकते हैं। अब कहाँ इस्तेमाल करना है जी? आप मैं हरमूज के लिए वो कहते हैं कि जी हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अब बहुत सी खबरें आ रही हैं कि जी आपने हरमूज को ईरान ने उसको वहाँ पर बारूदी सुरंगें लगा दी हैं, उनको माइंड कर दिया, वहाँ से कोई गुजर ही नहीं सकता। लेकिन ये बड़ा एक डेंजरस काम है, अभी इस चीज़ की इत्तला नहीं है, कम्प्लीटली पता नहीं है। मुझे ये लग रहा है कि जो ये प्रेशर पना है, ये जो गया है सारे का सारा जो ग्रुप ये भेज रहे हैं मरीन्स का, इसके पास पावर है, ये ज़मीन के अंदर जाके भी हमले कर सकते हैं, मैन पावर भी है। कहा यह जा रहा है तकरीबन 5,000 फौजी बनते हैं, 2,500 तो सिर्फ और सिर्फ इनके हैं, मरीन्स हैं, जिसके अलावा सेलर्स भी होंगे। इसके अलावा इनके पास अपने जहाज़ हैं, इनके पास अपने हेलीकॉप्टर्स हैं। तो ये पानी में, हवा में, ज़मीन पर, तीनों जगहों पर ऑपरेशंस कर सकते हैं। और ये एक पूरा कंसोलिडेटेड एक ग्रुप है, एक ब्रिगेड ग्रुप टाइप है जो कि स्पेशल ऑपरेशंस करने के लिए, ये एलीट ऑफ द एलीट लोग हैं, बेहतरीन से बेहतरीन फौजी हैं जो कि ये जिनको कि भेजा जा रहा है। अब क्या इनका मकसद ये था कि इनको भेजा जाए ज़मीनी रास्ते से, जो हम कह रहे थे फुट बूट्स ऑन ग्राउंड होंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये अभी वो लेवल आया है। इनको भेजा जा रहा है आबनाए हुर्मुज़ के लिए कि कोशिश की जाए कि किसी तरीके से आबनाए हुर्मुज़ को क्लियर किया जाए, उसको खोल दिया जाए और उसको ट्रैफिक के लिए इस तरह खोला जाए कम से कम कोई थोड़े बहुत जो ऑयल टैंकर्स हैं, जो इस तरह की चीज़ें हैं, वो वहाँ से गुजरना शुरू हो जाएं। मेरा अपना ख्याल है कि इसलिए भेजा जा रहा है। और ये जो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुए हैं 2, मेरे ख्याल में ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन एक बिल्डअप है, ये असल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं, एक बिल्डअप है। एक माहौल क्रिएट किया जाएगा, एक खौफ क्रिएट किया जाएगा और फिर एकदम से कोई एक ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है। कब? जब ये फैसला कर लिया जाए कि अब हमने ज़मीनी ट्रूप्स भेजने हैं, अब वक्त आ गया है कि हमें अपनी फ़ौज बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए और
इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जब ये ट्रंप फैसला करेंगे, ट्रंप क्या फैसला करेगा, जब ये नेतन्याहू फैसला करेगा, जब ये हो जाएगा तो फिर एक बड़ा फॉल्स फ्लैग किया जाएगा, लोग कहेंगे कि जी बड़ा जुल्म हो गया है। आपके सामने पहले उसने अल्लाह अकबर का नारा भी मार दिया, नाम भी बता दिया आपको कि कौन है कौन नहीं है, इस्लाम के साथ रिलेट किया जा रहा है, लबनान के साथ रिलेट किया जा रहा है, मशरिक़ वस्ता के साथ रिलेट किया जा रहा है, और उसी तरीके से इस कहानी को आगे लेके जाया जाएगा। बाकी हुजूर कहानी ये है कि अमेरिका सबसे बड़ा तेल का प्रोड्यूसर है, और उनकी तेल की कंपनियां जो हैं वो वाहिद बचती हैं जिनके ऊपर कोई इस वक्त प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मशरिक़ वस्ता में तो आपने कहानी बंद कर दी है। वहाँ पर कुएँ बंद हो रहे हैं, वहाँ पर तेल प्रोड्यूस नहीं हो रहा, आबना हरमुज़ से कुछ निकल नहीं रहा, और अमेरिकी तेल की कंपनियों की अब चांदी के वो पैसे कमाएं, डॉलर छापें, क्योंकि वो अपना तेल बेचेंगे। और हालांकि जो बेचारा गरीब आदमी है वो परेशान है, उसको नहीं पता कि कहानी कैसे चलेगी। दुनिया भर का एक आम इंसान जो है वो परेशान है, जानी नुकसान अलग हो रहा है, माली नुकसान अलग हो रहा है, जो इसके नफ्सियाती असरात हैं वो अलग हैं, और ये तीनों फरीक जो हैं इनमें से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, और इस कहानी का कोई अंत दिखाई नहीं देता। ऐसे लगता है कि ये लंबी खिंचेगी, तूल पकड़ेगी, और ये जितने ड्रामे हो रहे हैं, जितनी कहानियाँ हो रही हैं, आपकी खिदमत में पेश करने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको बताया जा सके कि कहानी किस तरफ जा रही है। कहानी इस तरफ को जा रही है कि बिल्डअप हो रहा है, और मुझे नहीं लगता कि ये कहानी जल्द खत्म होने वाली है। ये तूल पकड़ेगी, अनफॉर्चुनेटली ये तूल पकड़ेगी। काश कि ऐसा ना हो। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।